14 अगस्त से एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होनी है और अब एमसीसी ने काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज कर दिया है। आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि काउंसलिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें दिए गए होते हैं। तो जो भी डाउट्स हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं काउंसलिंग में, उनका जवाब आपको यहाँ पे मिल सकता है। 71 पेजेस हैं इस ब्रोशर में। नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। जितने मेजर डाउट्स हैं सबके सब क्लियर हो जाएंगे और मैं अपनी सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट के प्रेजेंटेशन से आपको समझा दूंगा कि काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं, सीट किस तरीके से अपग्रेड होती है और आप कब सीट छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही किस परिस्थिति में आप सीट छोड़ेंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। 14 अगस्त काउंसलिंग की डेट है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि एनएमसी पे अभी तक नए कॉलेजेस की या फिर पुराने कॉलेजेस की परमिशंस अपडेट नहीं हुई है। जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आती है तब तक काउंसलिंग ठीक से नहीं चल सकती। हालांकि पूरी उम्मीद है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो चलिए ब्रोशर के बारे में बात कर लेते हैं। इस ब्रोशर में आप देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वेबसाइट आप जानते हैं mcc.nic.in, यहीं पे सारी नोटिफिकेशंस आती हैं और इसी वेबसाइट पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में ये कहा गया है कि राउंड 2 के बाद अगर आप अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। इसके बारे में हम आगे के हिस्से में भी बातें करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात यहाँ की गई है कि नीट में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन एलिजिबिलिटी होती है कि 12 क्लास में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए यह 40% का क्राइटेरिया होता है। यह बात यहाँ पे लिखी गई है। वैसे आपको यह जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि 2023 में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दी थी। गुजरात के स्टेट काउंसलिंग में सभी 12 पास कैंडिडेट जो हैं वो नीट के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि ये 50% वाला नियम है वो बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस के लिए वहां पे लागू है। क्यों किया गया ऐसा? अगर आपको जानकारी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अलग अलग राउंड्स के बारे में यहाँ डिटेल्स हैं, तो ये आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ आगे के हिस्से में। और इसके बाद काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यह जो काउंसलिंग होती है ये ऑल इंडिया कोटे के लिए होती है, जहां देश भर के सरकारी कॉलेजेस की 15% सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस की होती हैं। इसके अलावा बीएचयू की 100% सीट्स होती हैं। एम्स की जितनी भी एमबीबीएस की सीट्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। जिपमर की काउंसलिंग यहाँ से होती है उनकी ओपन सीट के लिए भी, और जो उसके लिए इंटरनल कोटा होता है उसके लिए भी ऐसा ही एएमयू के साथ होता है। डीयू के सभी कॉलेजेस की 15% की काउंसलिंग भी यहाँ ऑल इंडिया कोटे से होगी और जो स्टेट काउंसलिंग है वो भी यहीं से होती है। आईपी यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं, वर्धमान महावीर और अटल बिहारी, जिनकी काउंसलिंग यहाँ से होती है। ईएसआईसी डेंटल की भी काउंसलिंग यहाँ से होती है। जामिया की जो ओपन सीट्स हैं डेंटिस्ट्री की वो भी यहाँ पे आएंगी, और ईएसआईसी की जो 15% की काउंसलिंग है वो ओपन फॉर ऑल होती हैं। तो देश भर के किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहाँ समान अधिकार रखते हैं। आगे आप ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं जो समान रूप से लागू होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। इसके आगे डिटेल्स में जानकारी दी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में एक नया नियम आया था 2023 में कि यहाँ पे जो स्टे राउंड, जो चौथा राउंड है वो ऑफलाइन हुआ करता था, ये अब ऑनलाइन होगा और यही नियम राज्यों पर भी लागू है। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं तो आज की डेट में किसी भी कॉलेज का उसकी सीट पर से कंट्रोल खत्म हो गया है। सीट भले ही कॉलेज की है लेकिन उस पर जो एडमिशन है वो या तो सेंट्रल काउंसलिंग के माध्यम से होगा या फिर स्टेट काउंसलिंग के। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है पूरे तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है और पूरे तरीके से ये मेरिट बेस्ड हो चुकी है। तो चाहे सीट सरकारी हो, प्राइवेट हो, मैनेजमेंट की हो, एनआरआई की हो, सारी की सारी सीटें अब काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिटेल्स आप ब्रोशर में देख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं सीधे जाऊंगा काउंसलिंग के प्रोसीजर पे।
तो ये डिटेल्स एक बार आप देख लेंगे। इस ब्रोशर के लास्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ FAQs मिलेंगे। ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो डाउट्स हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको शायद काउंसलिंग में मदद मिल जाएगी। तो हम चलते हैं सीधे काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में, और जो बेसिक्स हैं वो आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। सबसे पहले बात कर लें रजिस्ट्रेशंस की। तो रजिस्ट्रेशंस आप चाहे तो राउंड 1 में कर सकते हैं, या 2 में कर सकते हैं, या 3 में कर सकते हैं, या फिर जो चौथा राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप यहाँ भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो 4 राउंड है यहाँ पे, चारों में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। पहले मॉप अप राउंड हुआ करता था, याद रखिएगा अब मॉप अप राउंड नहीं होता। मॉप अप राउंड को ही हम राउंड 3 के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक स्ट्रे राउंड होता है जो चौथा राउंड होता है। इसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो इसके लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट कराया जाता है, जो पिछले 2 साल से हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत सामान्य सा सवाल है जो आप मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको स्टेट कोटे से सीट लेनी है तब क्या MCC की काउंसलिंग में रजिस्टर करना जरूरी है? और इसका जवाब है नहीं। अगर आप स्टेट से सीट लेना चाहते हैं तो आप सीधे अपनी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपग्रेडेशन आप कितनी बार कर सकते हैं? अपग्रेडेशन क्या होता है? राउंड 1 में अगर आपको एक कॉलेज मिला तब आपके पास ऑप्शन होता है, आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, उस सीट को सिक्योर कर लेते हैं, और इसके बाद उससे बेहतर सीट के लिए अगले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। अगले राउंड में अगर आपको कोई बेहतर सीट मिलेगी तो पुरानी वाली सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और कॉल आउट हो जाएगी और आपको नया कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मौका आपको कितनी बार मिलेगा? राउंड 1 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप राउंड 2 पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। अब राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली या सीट अपग्रेड हुई, आप एक बार और राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो 2 मौके हैं आपके पास, राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3। याद रखिएगा, राउंड 3 से स्ट्रे में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से स्ट्रे राउंड के बाद अगर स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है तो वहां पे भी अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता। जो भी सीट मिलेगी वो आपके लिए फाइनल होगी। चलिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम आपको बता देता हूं जिसको ध्यान में रख के आपको प्लानिंग करनी है। सीट ब्लॉकिंग को लेके यह नियम बनाया गया था। पहले राउंड 2 पर लागू होता था और अब ये राउंड 3 पर लागू होता है। क्या कहता है ये नियम कि राउंड 3 में अगर आपको कोई सीट मिली और अगर आपने उस सीट पे एडमिशन ले लिया, तब क्या होगा? वो सीट आपकी फाइनल सीट होगी और आप आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, और इसके साथ साथ आप अपनी स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही नियम राज्य पर भी लागू होता है। अगर आपको आपकी स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में सीट मिलती है और आप अगर उस सीट पे एडमिशन ले लेते हैं, तब क्या होगा? आप स्टेट के राउंड 4 जो कि स्ट्रे राउंड होगा उससे भी बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जो ऑल इंडिया कोटे का स्ट्रे राउंड होने वाला है उससे भी आप बाहर हो जाएंगे। यानी कि आसान भाषा में यूं कह लें कि राउंड 3 में अगर आपको MCC से कोई सीट अलॉट होती हो या फिर स्टेट से सीट अलॉट होती हो और अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो वो आपका फाइनल एडमिशन होता है। ज्वाइन की हुई सीट को छोड़ देंगे तब क्या होगा? उस साल के लिए आप काउंसलिंग से पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग कैसे बैलेंस करेंगे? तो एक रूल है, आप देख चुके होंगे, शेड्यूल आ चुका है, जो टाइमलाइन है वो MCC के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे पहले MCC से ऑल इंडिया कोटे का राउंड 1 होगा, इसके बाद सभी स्टेट अपने अपने यहाँ पे राउंड 1 कंडक्ट कराएंगे, फिर MCC का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2, फिर MCC का राउंड 3, फिर स्टेट का राउंड 3, और इसी तरीके से MCC का स्ट्रे राउंड होगा, और इसके बाद ही जो स्टेट्स हैं वो अपना स्ट्रे राउंड कराएंगे। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते। 2023 में भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनके स्ट्रे का रिजल्ट और राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो MCC से पहले आ गया था। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी होता है तो इसमें नुकसान जो है वो कैंडिडेट्स का ही होता है। चलिए अब सीधे हम चलते हैं काउंसलिंग के नियमों के ऊपर। राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दी और उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी। तब क्या होगा? जब राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी, राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा,
तब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। क्या होगा इन दोनों ही कंडीशन में, आगे देख लेते हैं। राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है तब आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो उस सीट को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वहां पे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट क्या है? ये राउंड 1 में आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने रैंक के हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, उस पर एडमिशन लेने की बाध्यता नहीं है। उस सीट को अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ रहेगी। अब एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि फ्री एग्जिट लेने के लिए क्या करना होता है? तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपकी अलॉटमेंट को आपको सिंपली इग्नोर कर देना है। कोई ऑनलाइन रेसिग्नेशन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। चलिए, राउंड 1 का रिजल्ट आया, आपको सीट अलॉट हुई, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप जो कॉलेज चाहते थे आपको वही मिल गया, तब आप सिंपली उस पे अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे, आप वहां से सेटिस्फाइड हैं उस सीट से और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब कॉलेज जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए तो वहां पे आप विलिंगनेस यस करेंगे कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो आप वहां पे अपग्रेड को सेलेक्ट कर लेंगे। इस परिस्थिति में क्या होगा, आप उस सीट को होल्ड करते हुए फिर से राउंड 2 में चले जाएंगे और राउंड 2 में एक बार फ्रेश चॉइस फिलिंग नए तरीके से होती है, तो आप अपने पसंद के बाकी के कॉलेजेस राउंड 2 में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से राउंड 1 के रिजल्ट में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तब आप राउंड 2 चले जाएंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे सीधे चॉइस फिलिंग करें। चलिए अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग कर दी, रिजल्ट आ गया, दो संभावनाएं होंगी, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। सीट अलॉट होगी तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि राउंड 2 में आपको पहली बार सीट मिली हो, या फिर हो सकता है कि राउंड 1 में आपको एक सीट मिल गई थी, आपने उस पर एडमिशन ले लिया था और वो सीट यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुई हो। इसी तरीके से अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब आप सीधे राउंड 2 में चले जाएंगे। लेकिन ये जो दो ऑप्शंस हैं इसको चलिए हम और ज्यादा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, राउंड 2 में अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिलता है तब अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो सिंपली आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वहां पे अपने एडमिशन को खत्म कर लेना है, आप हो जाएंगे काउंसलिंग से बाहर। राउंड 2 में लेकिन अगर आपको पहली बार फ्रेश अलॉटमेंट मिला है और आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तब क्या होगा, लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की है, जो सरकारी सीट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000 है, SC ST OBC के लिए 5,000 है, वहीं डीम्ड के लिए ये 2 लाख रुपए है, MBBS BDS दोनों के लिए। इसका आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी वो रकम सरकार रख लेगी। आप चाहें तो फिर से 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, कब? जब आप राउंड 3 में जाएंगे, लेकिन आप राउंड 3 के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए, एक दूसरी कंडीशन थी कि राउंड 1 में आपको सीट मिल गई थी, आपने राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग की, लेकिन आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई। तब क्या होगा, आपकी जो राउंड 1 की सीट थी वो आपके पास सेफ है। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड अपग्रेड के लिए जाएंगे और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड अपग्रेड आपको लेना है तो राउंड 3 में सीधे सीधे आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग कर देनी है और इसके बाद आप राउंड 3 के रिजल्ट का वेट करेंगे। चलिए, राउंड 2 का रिजल्ट आया, आपको वहां पे अपग्रेडेशन नहीं मिला, फिर भी आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। सिंपली आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। चलिए, अब एक और संभावना देख लेते हैं। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन लिया और आप चले गए कहाँ, अपग्रेडेशन में। राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग की और राउंड 2 में जो आपकी सीट है वो हो गई अपग्रेड, यानी कि आपको मिल गया एक नया कॉलेज, पुराना आपका कैंसिल हो गया। तब क्या करेंगे, उस पहले वाले कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट फीस वापस लेंगे, रिलीविंग लेटर लेंगे और नए कॉलेज में आप चले जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। उस कॉलेज से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब आप काउंसलिंग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, वरना आप एक बार फिर से अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस में यस कर देंगे। उस परिस्थिति में आप सेकेंड अपग्रेड को अवेल कर सकते हैं और आप सीधे चले जाएंगे राउंड 3 में और चॉइस फिलिंग करेंगे। एक और कंडीशन है, राउंड 1 में आपको एडमिशन मिला,
आपने एडमिशन ले लिया, राउंड 2 में आप अपग्रेड में गए, सीट आपकी यहाँ पे अपग्रेड भी हो गई, लेकिन अगर आप उस पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तब क्या होगा? आप पुराने कॉलेज से जाके डॉक्यूमेंट फीस वापस ले आइए, यहाँ पे रिपोर्टिंग मत करिए, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पे जब्त हो जाएगी, आप फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो नियम है आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए, चाहे तो रिवर्स करके इसे दोबारा देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो यहीं पे कैंडिडेट्स को देखने को मिलती है। चलिए अब हम राउंड 3 की तरफ चलते हैं। जब राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो ये संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा वो उसे जाके ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये इनका फाइनल एडमिशन होगा, ये स्टेट से बाहर हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में या राउंड 2 में एडमिशन ले लिया था, अपग्रेडेशन में गए थे और यहाँ पे उनको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, तब क्या होगा? उनके राउंड 1 या राउंड 2 की जो सीट है उसको वो रिटेन कर लेंगे और उनको ज्वाइंट कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, इस सीट को वो छोड़ नहीं सकते और चूंकि राउंड 3 में वो आ चुके हैं और उनके पास पहले से राउंड 1 या राउंड 2 की सीट है तो वो भी ज्वाइंट कैंडिडेट कहलाएंगे और सभी तरीके की काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएंगे। तो इनकी ये जो पुरानी सीट थी ये इनकी फाइनल सीट होगी। ये दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे स्ट्रे राउंड के लिए और ना ही ये सीट छोड़ सकते हैं। चलिए, अगर राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन मिल गया तब क्या होगा? राउंड 3 में अगर आपको अपग्रेडेशन मिलता है तब आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और वो आपकी फाइनल सीट होगी। अगर राउंड 3 में अपग्रेडेशन मिला और आपने उस सीट को छोड़ दिया तब क्या होगा? आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो जब्त हो जाएगी और आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा। राउंड 3 में अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट आती हो या फिर राउंड 3 में आप अपग्रेड होके आते हो, अगर अलॉटेड सीट को आप छोड़ देंगे तो आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे और राउंड 3 में अगर किसी को कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब वो सीधे सीधे स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलिए अब स्टे की भी बात कर लेते हैं। नया रजिस्ट्रेशन भी होता है। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिनको पहले सीट नहीं मिली है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे अगर उनको सीट अलॉट होती है तो वो सीट चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, काउंसलिंग उनके लिए यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और अगर स्टे राउंड में अलॉटमेंट के बाद आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तब क्या होगा? आप अगले साल नीट की काउंसलिंग से डिबार हो जाएंगे। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इस बार अपने नोटिफिकेशन में इसका हवाला दे चुके हैं। तो ये नियम जो है वो स्टेट के भी स्टे राउंड पर लागू है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 का ये नियम है। तो आपको स्टे राउंड में बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी है। सिर्फ वही कॉलेजेस को डालना है जो अलॉट हो जाएं तो आप ले सकें। स्टे राउंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब आप अपने स्टेट के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर इसके बाद अगर कोई स्पेशल स्टे राउंड होता है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया थी। राउंड 1 से लेके 4th राउंड तक डिटेल्स में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू यूज रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर्म ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट आप जानते हैं mcc.nic.in ये वेबसाइट है। जो शेड्यूल है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू होती है। कई बार देरी भी होती है, परेशान मत होइएगा। और कई बार जो सर्वर है वो क्रैश भी करता है। तो आराम से रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि जो अलॉटमेंट है उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था। जो टोटल टाइम शेड्यूल मिला है उस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाकी जो सीट की अलॉटमेंट है वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होती है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो समय लेके आसानी से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको मैं वो बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। तो उसका जवाब है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो
रजिस्ट्रेशन फीस है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये कंबाइंड रूप में आपको पे करनी पड़ती है। इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीम्ड के लिए चूंकि यह रकम बड़ी होती है, 2,05,000 रुपए की पेमेंट करनी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2,05,000 या 2,10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इंटरनेट बैंकिंग है तो वहाँ पे भी जो आपकी लिमिट है वो उतनी होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन इसे पेमेंट कर सकें। कोशिश ये करिएगा कि इसके लिए आप अपना या अपनी फैमिली का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें, क्योंकि जिस भी माध्यम से ये पेमेंट होगा सेम उसी माध्यम से ये पेमेंट वापस भी आता है। तो इसके लिए आपको अलग से बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती रिफंड के लिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो उसी क्रेडिट कार्ड पे जब रिफंड की शुरुआत होगी तो आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। रिफंड की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, एक और बहुत बड़ा डाउट है कि हम कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 में आपको ये सलाह देता हूं कि सिर्फ वही कॉलेजेस डालिए जहां एडमिशन मिले तो आप एडमिशन ले सकें, वरना जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। यानी कि ये फ्री एग्जिट से रिलेटेड है। राउंड 1 में सीट अलॉट हुई तो आप ज्वाइन करके अपग्रेड में भी जा सकते हैं, या सिंपली उस अलॉटेड सीट को इग्नोर कर देंगे तो उसे फ्री एग्जिट कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर कैंडिडेट राउंड 2 की अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करता है तब क्या होगा। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट था, राउंड 2 में सीट मिल गई, ज्वाइन नहीं किए, तब क्या होगा। जब राउंड 3 शुरू होगा तो यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फिर से जमा करनी होगी, और आप चाहें तो फिर से यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन राउंड 3 में ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर राउंड 2 में मैं सीट ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या मैं उस सीट को छोड़ सकता हूं। बिल्कुल, आप ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 में सीट छोड़ सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। राउंड 3 में ये काम आप नहीं कर सकते। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर आई ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल एम्स जिपमर नर्सिंग, कैन आई लीव और रिजाइन। देखिए, once you join the third round seat, you will not be allowed to vacate from allotted third round seat. However, if you are allotted a seat in third round and have not joined the college institution, you can exit with forfeiture of security amount and elimination। यानी कि राउंड 3 में अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिली या फिर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड होकर पहुंचे तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उस कॉलेज को ज्वाइन न करें, लेकिन ऐसे में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी और आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपके पास राउंड 2 में एक सीट थी और राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुआ, तब भी वो राउंड 3 का फाइनल एडमिशन माना जाएगा और आप स्टेट और एमसीसी दोनों ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, अगर इसमें गलती हो गई तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा सरकारी सीट मिलेगी, सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन किया और बाद में आपको लगता है कि मुझे डीम्ड भी करना था, तब क्या करेंगे। तो एक बार आपको रीसेट रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। हर बार रजिस्ट्रेशन के कुछ समय बाद ये ऑप्शन इनेबल कर दिया जाता है, लेकिन पूरी काउंसलिंग ड्यूरेशन के लिए एक कैंडिडेट को यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इसीलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ध्यान रखेंगे कि सोच समझ के आप डिसीजन ले लें और उसके हिसाब से आप काउंसलिंग को प्रोसीड करें, ताकि जो आपका रीसेट रजिस्ट्रेशन का मौका है वो बचा रहे। एक बार ही आपको रीसेट करने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको मैं ये ब्रोशर ऑलरेडी अवेलेबल करा चुका हूँ टेलीग्राम में, बाकी आप एमसीसी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, तो एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसकी जानकारी है। ये नॉन रिफंडेबल फीस है, 5,000 रुपए लगते हैं नॉन रिफंडेबल डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। वहीं सरकारी सीट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे
अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 1000 रुपए हैं। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है, वहीं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए ये 5,000 रुपए हैं। तो इस तरीके से जो अमाउंट आपको पे करना है, अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आपको 11,000 रुपए टोटल पे करने हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट रखते हैं तो आपको 5500 रुपए पे करने हैं। उसी तरीके से जो भी डीम्ड के कैंडिडेट हैं इनको 2,05,000 ये टोटल अमाउंट यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये जानकारी थी एमसीसी काउंसलिंग से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।